यह सुमित्रा नानी और उनके बेटे जैसी कहानी का दूसरा भाग है, जिसने सुमित्रा नानी को जंगल में छोड़ दिया था और उसे भयानक भाग्य का सामना करना पड़ा। लेकिन सुमित्रा नानी की अच्छाई और भीम के साथ उसकी मुलाकात ने सब कुछ बदल दिया। आइए पूरी कहानी सुनते हैं। चकाचौंध से भरे महानगर मुंबई में सान्या एक रानी की तरह जीवन जीती थी। हर दिन वह अपने तेजी से बढ़ते व्यवसाय, आलीशान पार्टियों में शामिल होने और अभिजात वर्ग के लोगों के साथ दोस्ती करने में व्यस्त रहती थी। हर कोई सान्या को एक सफल व्यवसायी के रूप में जानता था, जिसके पास अपार सुंदरता और धन था। लेकिन इस सारी विलासिता के पीछे एक ऐसी चीज थी जिसे वह हमेशा एक कलंक मानती थी, उसकी अपनी मां सुमित्रा नानी का। वह बूढ़ी महिला जिसने उसे इतने प्यार से पाला था, गांव में एक साधारण जीवन जीती थी, उम्र के साथ और अधिक कमजोर हो गई थी और उसे अधिक देखभाल की आवश्यकता थी। लेकिन सान्या के लिए सुमित्रा नानी अतीत की एक परछाई मात्र थी, जो उसे उस जीवन की याद दिलाती थी जिसे वह याद नहीं रखना चाहती थी। उसे एक ऐसी मां होने पर शर्म आती थी जो सादगी से जीती थी, जो उसके अनुसार उसके आसपास के लोगों की नजरों में उसकी छवि को कम कर देगी। एक दिन उसके मन में एक बहुत ही क्रूर विचार आया, एक ऐसा निर्णय जिसकी उसने खुद से भी उम्मीद नहीं की थी। अपनी मां को अपनी आलीशान दुनिया से दूर फेंक देना। वह अतीत की गरीब जिंदगी की परछाई के रूप में अपनी मां के अस्तित्व को भूल जाना चाहती थी। सुमित्रा नानी की भावनाओं पर विचार किए बिना सान्या उन्हें शहर की हलचल से दूर जंगल के किनारे एक जर्जर झोपड़ी में ले आई। यात्रा के दौरान सुमित्रा नानी प्यार से मुस्कुराती रही, इस बात से अनजान कि उनकी बेटी कुछ दिल तोड़ने वाली योजना बना रही है। उस पुरानी झोपड़ी में पहुंचकर सान्या ने जल्दी से अपनी मां का सामान उतारा और ज्यादा कुछ नहीं कहा। जब सुमित्रा नानी ने ठंडे स्वर में पूछा, सान्या मुझे यहां क्यों रहना है, सान्या ने केवल रूखेपन से जवाब दिया, मां तुम बूढ़ी हो गई हो, शहर में मेरी जिंदगी पर बोझ बनने से बेहतर है कि तुम यहीं रहो। इन शब्दों ने सुमित्रा नानी का दिल तोड़ दिया, लेकिन वह केवल अपनी बेटी के चेहरे को अपनी नम आंखों से देखती रही। दुख से रोते हुए सुमित्रा नानी झोपड़ी के सामने जड़वत खड़ी रहीं, अपनी बेटी की आकृति को देखती रहीं जो बिना पीछे मुड़े चली गई। सुमित्रा नानी का दिल टूट गया था, लेकिन उन्होंने धैर्य के साथ सान्या के फैसले को स्वीकार करने की कोशिश की। हालांकि वह उस गहरे घाव को छिपा नहीं सकी। वह हमेशा प्रार्थना करती थी कि उनकी बेटी को वह खुशी मिले जिसकी वह हमेशा से तलाश करती रही है, भले ही इसका मतलब उसे अकेला छोड़ दिया जाना हो। सुमित्रा नानी ने कभी भी सान्या से नफरत नहीं की, लेकिन झोपड़ी के एकांत में वह उस दर्द से बच नहीं सकी जो उनके सीने में कसता था। हर रात सुमित्रा नानी रोती थी, लेकिन इस उम्मीद के साथ सहती रही कि एक दिन सान्या वापस आएगी और समझेगी कि जीवन में एक मां कितनी महत्वपूर्ण होती है। सुमित्रा नानी को छोड़ने के बाद सान्या ने राहत महसूस की, जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया। उसने और भी आजादी से अपना जीवन जीना जारी रखा, दुनिया द्वारा दी जाने वाली सभी सुख सुविधाओं का आनंद लेती रही। उसके लिए अब कोई बाधा नहीं थी जो शहर के समाज में उसके रुतबे में बाधा डालेगी। लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि जितना वह अपनी मां को पीछे छोड़ रही थी, उतना ही वह एक अकथनीय खालीपन में फंसती जा रही थी। संगीत। सुमित्रा नानी अकेली थी। सुमित्रा नानी के लिए भीम की उपस्थिति उनके अकेलेपन के बीच एक सांत्वना थी, और बिना एहसास के भीम सान्या का विकल्प बन गया जो कभी वापस नहीं आई। हर रात सुमित्रा नानी सान्या की भलाई के लिए प्रार्थना करती, उम्मीद करती कि उनकी बेटी हमेशा सुरक्षित रहे और खुशी हासिल करे, भले ही वह जानती थी कि सान्या शायद उनके बारे में कभी नहीं सोचती होगी। सुमित्रा नानी ने सान्या को अपने दिल से माफ कर दिया था। भीम बस प्यार से सुनता रहा। शहर में सान्या अपने जीवन की चकाचौंध का आनंद लेती रही। वह बड़ी बड़ी पार्टियों में शामिल होती, ध्यान का केंद्र बनती और अतीत की यादों को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। उसे विश्वास था कि उसकी सफलता हमेशा बनी रहेगी। एक सुबह जब वह निवेशकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए तैयार हो रही थी, उसका फोन बजा। उसने उत्साह से जवाब दिया, अच्छी खबर की उम्मीद में। लेकिन फोन के दूसरे छोर से आवाज घबराहट से भरी थी। सान्या, जिस प्रोजेक्ट से हमें उम्मीद थी उसमें भारी नुकसान हुआ है, हमारे सारे निवेश बर्बाद हो गए हैं। ये शब्द दोपहर में बिजली की तरह थे, जिसने सान्या की आदर्श दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसका आत्मविश्वास टूटने लगा और डर उसके दिल में समा गया। समय के साथ बुरी खबरें आती रहीं। उसके द्वारा लिए गए निवेश के फैसले दिवालियापन में समाप्त हुए, और जिस कंपनी को वह कभी अटूट मानती थी वह डगमगाने लगी। कुछ ही दिनों में सान्या को खबर मिली कि उसके शेयर तेजी से गिर गए हैं, जिससे अकल्पनीय संपत्ति का नुकसान हुआ है। उसके चारों ओर का भव्य माहौल एक अंधेरी परछाई में बदल गया। परिवार और दोस्त जो कभी उसकी सफलता की प्रशंसा करते थे, अब दूर हो गए, और सान्या ने उन लोगों द्वारा धोखा महसूस किया जिन्हें वह दोस्त मानती थी। इस दबाव के बीच उसे सुमित्रा नानी की याद आई और उसका पछतावा और बढ़ गया। टूटे हुए दिल के साथ सान्या ने मजबूत बने रहने की कोशिश की, लेकिन हर गुजरता दिन और अधिक दुख और घबराहट लेकर आया। इस पीड़ादायक अकेलेपन में वो अपनी मां की छवि को याद करने लगी,
जो हमेशा उसके साथ रहती थी। संगत संगत हर सुबह भीम एक चतुर सफेद लंगूर जलाऊ लकड़ी खोजने और दिन प्रतिदिन के कामों में मदद करने के लिए उनके साथ जाता था। सुमित्रा नानी ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह प्रार्थना करती रही कि उनकी बेटी ठीक रहे। भीम, जो बड़ा और होशियार हो गया था, एक आकर्षक व्यक्तित्व दिखाने लगा, जैसे कि वह सुमित्रा नानी द्वारा महसूस किए गए अकेलेपन को समझता हो। भीम की उपस्थिति ने सुमित्रा नानी को अकेला महसूस नहीं होने दिया और उनका स्नेह पूरी तरह से उस जानवर पर बरस गया। हर रात सुमित्रा नानी भीम को अतीत की कहानियां सुनाती, सान्या के साथ बिताए खूबसूरत पलों को याद करती। लेकिन अपनी झोपड़ी की दीवारों के पीछे सुमित्रा नानी को एहसास हुआ कि सान्या बड़े खतरे में है। जिस व्यवसाय ने कभी धन की आपूर्ति की थी, वह बर्बाद हो गया था। एक रात बुरे सपनों और अपराधबोध से परेशान सान्या ने अपनी मां का चेहरा घावों से भरा देखा, जैसे मदद की गुहार लगा रही हो। जब उसे याद आया कि उसने सुमित्रा नानी को जंगल में अकेला कैसे छोड़ दिया था, तो दर्द और बढ़ गया। लगभग निराश होकर उसने अपनी मां से माफी मांगने का फैसला किया, यह जाने बिना कि क्या उसकी मां अभी भी जीवित है। यह निर्णय लेना सान्या के लिए आसान नहीं था। सुमित्रा नानी को छोड़ने के बाद से हर कदम भारी लगता था, जैसे कोई अदृश्य बोझ उसे शहर में वापस खींच रहा हो। जब वह अपने गांव पहुंची तो उसने स्थानीय लोगों से पूछताछ की। संगीत, शायद यहां के लोग जानते थे कि उसने क्या किया है। अंत में अथक खोज के बाद उस सुबह सान्या उस पुरानी झोपड़ी में पहुंची जहां उसने अपनी मां को छोड़ा था। झोपड़ी की जीर्ण शीर्ण हालत देखकर उसका दिल कांप उठा। जब उसने अंदर कदम रखा तो लकड़ी और गीली पत्तियों की गंध ने उसका स्वागत किया। लेकिन सुमित्रा नानी की उपस्थिति वहां नहीं थी। झोपड़ी खाली थी, जीवन का कोई संकेत नहीं था। अपनी मां को खोजने की उसकी सारी उम्मीदें एक पल में चकनाचूर हो गई। उसके पैर उस पुराने बिस्तर के सामने रुक गए जिसका इस्तेमाल कभी सुमित्रा नानी करती थी। जैसे ही उसने अपने दिल में गहरे दर्द को महसूस किया, उसके गालों पर आंसू बहने लगे। सान्या ने अपनी सभी गलतियों पर विलाप किया, हर उस पल को याद किया जब उसने अपनी मां का दिल दुखाया था। टूटे हुए दिल के साथ सान्या ने झोपड़ी छोड़ दी और सुमित्रा नानी की समाधि की ओर बढ़ी। वह जानती थी कि वह उसकी मां का अंतिम स्थान था, लेकिन जब वह समाधि पर पहुंची तो वह कुछ अजीब देखकर दंग रह गई। समाधि के बगल में भीम खड़ा था, एक बड़ा सफेद लंगूर जो राजसी और बुद्धिमान लग रहा था। लंगूर उसे तीखी नजरों से देख रहा था, जैसे कि वह सान्या की आत्मा से बहने वाले दुख को महसूस कर सकता हो। पछतावे और आशा से भरे दिल में सान्या बोलने के लिए तैयार हुई। उम्मीद है कि भीम समझ सकता है कि वह इस समय कितना गहरा दर्द महसूस कर रही है। लेकिन उसे डर भी लगा, क्योंकि लंगूर की आकृति अब डरावनी लग रही थी, लेकिन साथ ही रहस्य और समझ से भरी हुई थी। सुमित्रा नानी की समाधि के बगल में भीम को देखकर सान्या चौंक गई। बड़ा लंगूर इतना शांत था, उसके सफेद फर चमक रहे थे और उसकी आंखें बुद्धिमत्ता से भरी थी। भीम एक शांत और अधिकारपूर्ण व्यक्ति बन गया था। भीम के चौकस निगाहों में कुछ ऐसा था जो उसे अपनी मां की याद दिलाता था। एक पल के लिए पुरानी यादों ने उसे घेर लिया। सुमित्रा नानी के साथ सभी खूबसूरत यादें ताजा हो गईं जो हमेशा उसके साथ थीं। सान्या फिर आंसू बहाते हुए अपनी मां की समाधि की ओर भागी। सान्या जानती थी कि सुमित्रा नानी और भीम के बारे में गांव वालों की बातें सच थी। अपनी मां की समाधि के बगल में सान्या गहरे पछतावे में रोई। वह अपनी मां के प्रति इतनी दुष्ट, क्रूर और अनाज्ञाकारी कैसे हो सकती थी, लेकिन यह सारा पछतावा उसकी जिंदगी को हमेशा परेशान करता रहेगा। भीम बस देखता रहा, लेकिन फिर भीम सान्या के पास आया और बोला, तुम्हारी मां एक बहुत अच्छी इंसान थी, वह हमेशा तुम्हारी सलामती की दुआ करती थी। सान्या रोते हुए बोली, मुझे पता है। भीम ने आगे कहा, वह हमेशा तुम्हारी वापसी का इंतजार करती थी। संगीत, भीम ने आगे कहा, समय के साथ भीम ने उन अनमोल पलों को सुनाया जो उन्होंने अनुभव किए थे। कैसे सुमित्रा नानी हर बार जब वे जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करके घर लौटते तो मुस्कुराती थीं, कैसे नानी हमेशा उसके लिए गर्म भोजन तैयार करती थी, और कैसे वे शाम को जंगल के किनारे खेलते थे। अपनी कहानी में भीम ने उन विभिन्न कारनामों का वर्णन किया जिनसे वे गुजरे, जैसे कि उन यादों को सान्या की आंखों के सामने फिर से जीवंत कर दिया। तुम्हारी मां का प्यार कभी कम नहीं हुआ, भले ही तुम दूर थी। भीम ने कहा, वह बस तुम्हें खुश देखना चाहती थी। ये शब्द सुनकर सान्या को सुकून मिला, जैसे उसके जीवन के क्षितिज पर एक नई आशा चमक रही हो। दिन ब दिन सान्या उस डर और पछतावे को भूलने लगी जिसने उसे जकड़ रखा था। उसने भीम से प्यार करना सीखा, जैसे वो अपनी मां से प्यार करती थी। साथ में बिताए पलों में वे अक्सर मजाक करते और हंसते थे, नई अनमोल यादें बनाते थे। सान्या को एहसास हुआ कि भीम सिर्फ सुमित्रा नानी द्वारा पाला गया एक जानवर नहीं था, वह उनकी आत्मा का एक हिस्सा था, और उनकी दोस्ती एक पुल थी जो दुख और आशा के बीच की खाई को पाटती थी। एक शाम भीम ने महसूस किया कि सान्या बदल गई है और अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। भीम, जो अब उसका साथी बन गया था,
ने उसे वह शक्ति और समर्थन दिया जिसकी उसे आवश्यकता थी। अंत में सान्या मुस्कुराई, अतीत को स्वीकार किया और अपना नया जीवन शुरू किया। भीम अब केवल एक जानवर नहीं था जिसे सुमित्रा नानी ने पाला था, वह उसकी मां की आत्मा का एक हिस्सा था जो चली गई थी और सान्या ने उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी महसूस की। उनके बीच जो प्यार बढ़ा वह अतीत और भविष्य को, दुख और आशा को जोड़ने वाला एक पुल था। सुमित्रा नानी की यादों के बारे में बात करने के बाद सान्या ने उस झोपड़ी में लौटने की इच्छा महसूस की जो कभी उनका घर था। वह जानती थी कि वहां की यादें दर्दनाक थीं, लेकिन उसे भीम का सामना करना पड़ा। संगीत जो हवा से उड़ गया था। जब वे उस झोपड़ी में दाखिल हुए जो यादों से भरी थी तो सान्या रो पड़ी। संगीत, उसने भीम से वादा किया, हम इसे फिर से बनाएंगे। यह जगह हमारी मां के प्यार का प्रतीक है। उन शब्दों ने भीम के दिल को छू लिया। उस दिन उन्होंने फैसला किया कि वे उस झोपड़ी को फिर से बनाएंगे, न केवल रहने के लिए एक जगह के रूप में, बल्कि सुमित्रा नानी के लिए एक स्मारक के रूप में भी। दिन तेजी से बीत गए। सान्या और भीम ने झोपड़ी की मरम्मत के लिए जंगल से सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उच्च उत्साह के साथ मिलकर काम किया, लकड़ी उठाई, झाड़ू लगाई और उस जगह को साफ किया जब तक कि वह साफ सुथरी और आरामदायक न दिखे। उनके प्रयासों ने फल दिया। जैसे ही झोपड़ी ठीक होने लगी, सान्या ने महसूस किया कि उसके दिल का बोझ भी हल्का हो गया है। भीम के साथ काम करना मजेदार था। झोपड़ी की मरम्मत के साथ साथ सान्या ने खुद को भी सुधारना शुरू कर दिया। उसने अपनी सोच को बदलने की कोशिश की, कड़वे अनुभवों को मूल्यवान सबक बनाया। उसने भीम और खुद से वादा किया कि वह एक बेहतर इंसान बनेगी, न केवल सुमित्रा नानी को याद करने के लिए बल्कि उनके नए जीवन को अर्थ देने के लिए भी। हर रात वे दोनों झोपड़ी के सामने बैठते, सितारों को देखते और कहानियां साझा करते, एक ईमानदार रिश्ते का पुनर्निर्माण करते। लेकिन भले ही यह नया जीवन आशा लाने लगा था, सान्या पछतावे से बच नहीं सकी। संगीत, उसने भीम से कहा, मैं अतीत को नहीं बदल सकती, है ना? भीम ने धीरे से कहा, तुम अतीत को नहीं बदल सकती सान्या। तुम जो कर सकती हो वह है अपने भविष्य को बेहतर बनाना। भीम ने जारी रखा, सुमित्रा नानी ने तुम्हें माफ कर दिया था। भीम ने सुमित्रा नानी की सच्ची अच्छाई के बारे में बताते हुए मुस्कुराया, भले ही उसके साथ बुरा किया गया था। यह सुनकर सान्या बहुत आभारी हुई और पछतावे के आंसू रोने लगी। भीम के शब्दों ने सान्या को नई ताकत दी। उसे एहसास हुआ कि भले ही उसका जीवन दुख से भरा था, वह अकेली नहीं थी। भीम के साथ उन्होंने एक दूसरे को मजबूत किया और यही सबसे महत्वपूर्ण था। दिल में सान्या जानती थी कि भले ही आगे का रास्ता बाधाओं से भरा हो, वे एक साथ सब कुछ का सामना कर सकते हैं। झोपड़ी अब केवल रहने की जगह नहीं थी, बल्कि आशा और नई दोस्ती का प्रतीक भी थी। कृतज्ञता से भरकर सान्या ने भीम को देखा, जो अब उसके जीवन का हिस्सा बन गया था। वे दोनों न केवल पुरानी झोपड़ी का पुनर्निर्माण कर रहे थे, बल्कि अपने जीवन का भी पुनर्निर्माण कर रहे थे। दृढ़ संकल्प और साहस के साथ अपने भविष्य का सामना करने के लिए तैयार थे, ये विश्वास करते हुए कि सुमित्रा नानी का प्यार और बलिदान हमेशा उनके साथ रहेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सान्या और भीम और करीब आते गए। भीम की उपस्थिति ने सान्या को अपने अंधेरे अतीत का सामना करने की ताकत दी। उन्होंने सुमित्रा नानी की झोपड़ी को यादों और प्यार से भरे घर में बदल दिया। लेकिन एक बात वे कभी नहीं भूले, वह थी सुमित्रा नानी की समाधि, जो अब उनके लिए एक पवित्र स्थान बन गई थी। हर दिन वे दोनों उस समाधि पर जाते, उसकी देखभाल करते, गहरे सम्मान और प्यार के प्रतीक के रूप में। समाधि के पास एक बड़े पेड़ की छाया के नीचे सान्या और भीम एक साथ बैठे। सान्या ने रास्ते में तोड़े गए जंगली फूल निकाले। मां ये देखकर खुश होंगी, उसने एक सच्ची मुस्कान के साथ कहा। भीम, जो अब बड़ा और मजबूत हो गया था, सान्या को समाधि पर फूल चढ़ाते हुए देखकर खुश लग रहा था। मुझे यकीन है कि वह हमें अभी देख रही है। वह निश्चित रूप से खुश होगी। संगीत, उनकी यात्रा ने उन्हें शांत जंगल के बीच हंसी, कहानियां और खुशी साझा करते हुए देखा, नई अविस्मरणीय यादें बनाते हुए। भीम न केवल एक दोस्त बन गया, बल्कि एक सच्चा साथी भी बन गया, जो सान्या को सभी खतरों से बचाने और उसकी रक्षा करने के लिए तैयार था। जब शाम होती तो भीम अक्सर गांव की ओर देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता, वहां की स्थिति पर नजर रखता। अपनी तेज नजरों से वह गांव में विभिन्न गतिविधियों को देख सकता था और सुनिश्चित कर सकता था कि सब कुछ सुरक्षित है। वह जानता था कि उसे कैसे खुश करना है। चलो नानी की पसंदीदा जगह पर चलते हैं, उसने एक दिन सुझाव दिया। सान्या ने सिर हिलाया और भीम का पीछा करते हुए जंगल के अंदर एक ऐसी जगह पर गई जो जंगली फूलों और चहकते पक्षियों की आवाज से भरी थी। वहां वे हंसे और खेले, जैसे कि सुमित्रा नानी के साथ बिताए खूबसूरत पलों को फिर से जी रहे हों। उस रात दिन भर की गतिविधियों के बाद वे सुमित्रा नानी की समाधि पर लौट आए। सान्या समाधि के सामने बैठी, संगीत, खुश। भले ही उनका जीवन सरल था, लेकिन उनके पास एक दूसरे और सुमित्रा नानी से विरासत में मिला सच्चा प्यार था। भीम अब केवल उसका दोस्त नहीं था, बल्कि उसके अविभाज्य परिवार का हिस्सा भी था। उनके दिलों में
सुमित्रा नानी हमेशा जीवित रहेंगी, एक प्रकाश जो उनके हर कदम का मार्गदर्शन करेगा। उनकी दोस्ती अब सिर्फ एक इंसान और जानवर के बीच का रिश्ता नहीं थी, बल्कि भाई बहन की तरह एक मजबूत बंधन था। वे दोनों साहस और आशा से भरे भविष्य का सामना करने के लिए तैयार थे। अतीत ने उन्हें एक दूसरे से प्यार करना और एक दूसरे की देखभाल करना सिखाया था। लेकिन एक बार जब भीम जंगल में बहुत दूर चला गया तो वह 3 दिनों तक वापस नहीं लौटा। सान्या घबरा गई, उसे जंगल में खोजने लगी। भीम के साथ क्या हुआ? क्या कोई शिकारी था? क्या भीम चला गया? अगली कहानी से न चूकने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।